तो आज हम स्टार्ट तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से सेकेंड ईयर के। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहेंगे वो सेकेंड पार्ट का ही है। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं ताकि ये साथ साथ पेपर की भी तैयारी हो और जो टेस्ट होना है तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं, मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। लेट्स सी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको मेरी? जी। अच्छा, इसको हम आ, इस मोड में लेके आते हैं। तो इसमें ये है कि मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। जी। ओके। तो इसमें ये फंक्शंस एंड लिमिटेड्स, लिमिट्स ऑफ फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो इसमें मल्टीपल चॉइस हैं। तो सेम फोर चॉइसेस। तो व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम तो उसमें भी ये फोर चॉइसेस होते हैं और आपने एक को क्लिक करना होता है। तो प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। The function I of x is equals to x is called a linear identity quadratic or cubic function. So, which is your option now? Identity function. Identity function. So, okay, because it's a I or it's a same image is coming over here. So, its answer is absolutely right. So, we will have to click it just to get the okay. तो ये green box जो है, it's indicating that your answer is correct and the absolute correct answer is B option. So this time you were all right. So next question, if you can read from this version, please If read the next if one. y is expressed in terms of a variable x as y is f of x, then y is called an explicit function, implicit, linear, or identity. So you are going for which one? Implicit function. Which one? B. Implicit. D is B. B. Okay, B. Implicit function. ठीक है। तो this was your choice. हम इसको देखते हैं कि what is the right answer. But right answer is explicit function. अब इसमें जरा देखिए कि एक्चुअली y is called, अब y fx में भी, अब implicit फंक्शन और explicit फंक्शन में फर्क ये होता है कि explicit फंक्शन द सिंपल वन, देयर इज नो प्रोडक्ट, देयर इज नो डिग्री और देयर इज नथिंग। और implicit फंक्शन में थोड़ा सा ये होता है कि that may be quadratic or they may be the product of the functions or whatsoever. But anyhow, this was the wrong choice. But you can go to your book and also recheck it. और उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि what is the definition of implicit function and explicit function. तो फर्स्ट को में यही नजर आता है कि y is equal to fx, but fx not defined. अब fx may be ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मे बी हाइपरबोलिक फंक्शन हो, मे बी क्यूबिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, एक्सप्लिट हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो। वी आर नॉट श्योर अबाउट एफ एक्स। तो एफ एक्स अब हमें गिवन नहीं है दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बट एफ एक्स इज नॉट सो मच सिंपल, दैट मे बी एनीथिंग। बट दिस वॉज द लिटिल explanation. But anyhow, you can go and recheck and learn few more things about the implicit function and explicit function from your first chapter. अब इसके बाद हम आते हैं, मैं इसको और जूम कर रहा हूँ। तो दिस इज, प्लीज रीड द थर्ड क्वेश्चन। Cos h square x minus sin h square x is equals to -1, 0, 1, or none of these. अच्छा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, करेक्शन इन द सेंस कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपरबॉलिक फंक्शन. So this is cos and this s may be the extra one. But anyhow, it's understandable that we are talking about the hyperbolic functions. So cos hyperbolic square x minus sine hyperbolic x or theta, whatsoever the angle is. So what should be your choice? Four choices: A, B, C, D. Equal to what?
यानी ये किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, 4 चॉइसेस है, -1 के बराबर होगा, 0 के, 1 के और डी के। 1. 1 के बराबर होगा। गुड। तो हाइपरबॉलिक है तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन है। अगर सिंपल फंक्शन होता तो फिर डेफिनेटली इसने 1+ के साथ होता ये बीच में, लेकिन चूंकि इसमें तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। और दूसरे क्वेश्चन पे फिर मैं एक दफ़ा जूम करूंगा अपनी स्क्रीन को। ये मेरी स्क्रीन आपको जूम हो रही है? जी. It's zooming now because it's very difficult to write each and every question separately in mathematical form because a lot of इसमें superscript and fractions and a lot of the things are given. So mathematical equation every time. So I have scanned all these. Anyhow, go to the question number 4. Please read this one. Cosecant hx is equal to. So let me correct you. This is not the cosecant. You can say cosecant hyperbolic. Now h mean hyperbolic. Cos hyperbolic x. So normally we used to read this one कि cos hyperbolic x function है। अब ये hyperbolic function है। मेरे ख्याल है हमने पढ़े हैं hyperbolic function, पढ़े हुए हैं ना? जी. फर्स्ट जी, चैप्टर जी, में भी पढ़े. है, फिर फर्दर इसको हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है और इंटीग्रेशन में भी। तो अब इसमें थोड़ा सा रिटन में देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद दिस टाइपिंग एरर, बट दिस इज क्लियरली वी कैन से दैट द cosecant hyperbolic, this is जी. cosecant hyperbolic, COSEC for the cosecant, H for the hyperbolic, and X is the angle, that may be the theta or X or alpha or beta, whatsoever is. So we are looking for its definition, that what is the cosecant hyperbolic is equal to A, B, C and D. 4 options are available. So you are going for which C, option? Yes, C option 2 over ex minus e raised to power minus okay, x. okay, it's a 2 over A option. So let me recheck it. Now let's see what is the correct answer over here. So it's C. So let me tell you why it's C. Because आपने इसको cosecant actually is the reciprocal of what? किसका Sine. reciprocal? साइन का। और साइन में आपको पता है नेगेटिव साइन आता है। जी. तो जी. इफ यू आर गिवन द सेकेंड ऑप्शन, यानी अगर आपको एक और चॉइस दिया था तो वी विल गो फॉर विच ऑप्शन? द सी। सी यानी जी. ये नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन शो हो तो अगर होता ना सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स, तो आपका चॉइस क्या था? C option. नहीं, मैंने दोबारा मैं कह रहा हूँ सीकेंड हाइपरबॉलिक होता अगर, Secant होता तो फिर क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन होता. तो इस दफा आपने फर्स्ट को ऑप्ट किया है, तो दैट वाज द रॉन्ग। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि रेसिप्रोकल है कॉस का अगर रेसिप्रोकल है तो सीकेंड होगा। ये कोसिकेंड हाइपरबॉलिक, तो ये रेसिप्रोकल है साइन हाइपरबॉलिक का, और साइन में आपको पता है बीच में नेगेटिव साइन आता है। तो ओनली डिफरेंस इज दैट व्हाट यू आर गोइंग फॉर दिस ऑप्शन दैट वाज पॉजिटिव and this is negative. So keep this thing in mind that the cosecant is the reciprocal of sine hyperbolic. यही बात है ना? जी. तो मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई। मतलब ये कोई इतनी कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं था, इट्स कॉल्ड अ सिली मिस्टेक, बहुत छोटी सी मिस्टेक, यानी कि जस्ट नॉट रिकॉलिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। एनी हाउ इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो जिसको बाद में इट्स अ वेरी सॉरी फीलिंग कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अवेलेबल, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 5. Limit x tends to a x cube minus a cube over x minus a. इसका आंसर अनडिफाइंड होगा क्योंकि 0 over 0. अच्छा, इसमें अनडिफाइन होगा। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि योर आंसर इज अनडिफाइंड। ओके, तो चलिए मे बी यू आर करेक्ट, राइट और रॉन्ग, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस टू गेट द आंसर। तो ये है, आपने अनडिफाइंड कहा था लेकिन यहाँ पे आंसर ए है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू जस्टिफाई, ऐसी बात है।
या आपको समझ आ गई है? नहीं। ओके, तो लेट मी क्लेरिफाई दिस। अब इसमें हुआ ये है कि अगर मैं अपना यहाँ पे इस पेन को थोड़ा सा, अगर मैं इफ आई कैन राइट दिस, तो एक्चुअली ये था, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं तो ये जो ऊपर एक्स क्यूब है ना, इसको मैं थोड़ा सा अगर ओपन कर दूं यूं करके, ये मैं इसकी ओपनिंग, आपको मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू। समझ आ रही है कि मैं क्या जी कर रहा हूँ? जी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो फार्मूला आपको याद आ गया है जी और मैंने सही लिखा है, ऐसे ही है। और ये जी लिमिट तो इसकी शुरू में लगे ही लगेगी ना, इसमें तो कोई डाउट जी नहीं है। तो इट्स वेरी मच क्लियर। तो मैंने लिमिट बाद में लिख दी। अब दिस इज गॉन विद दिस, कैंसिल कर सकते हैं। जी ओके, तो अब अगर लिमिट जो रह गया है उस पर अप्लाई कर दें, तो व्हेन यू आर अप्लाइंग द लिमिट, सो दिस विल बी ए स्क्वायर, एम आई राइट? जी When a into x is once again x tends to a, so this is once again a square, और लास्ट वाला भी a square ही है। तो इन सारे a जी। squares को अगर ऐड कर लें तो आंसर क्या आता है? 3a स्क्वायर। 3a square। समझ आ गई इसकी? जी तो आंसर इज, 3a स्क्वायर। और यू हैव ऑप्टेड फॉर अनडिफाइंड, तो डोंट मेक द क्विक डिसीजन। ठीक है, लिमिट का मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन आपको आएंगे, मे बी ये ना हो लेकिन इसी तरह का कोई और होगा। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले एक गोल्डन रूल ये है कि व्हाट्स एवर द एक्सप्रेशन इज गिवन, स्पेशली द algebraic expression is given, so try to make it simplified form। the algebraic expression को आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं करें, और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करें। मेरे ख्याल है मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि आपने लिमिट अप्लाई करने से पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही है? जी ओके, तो ये आपके इस पेपर में भी आ सकती है जो आपने अभी एग्ज़ाम देना है, तो उसमें भी चूंकि बबल शीट होगी, लेकिन यहाँ पे ये क्लिक्स होंगे नस्ट में, तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरे ख्याल है आपको अभी विजिबल है इस वर्जन में, इस जूमिंग में, तो यू शुड राइट द क्वेश्चन नंबर 6, यू शुड रीड इट। जी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x raised to power 1 over x। तो विच इज योर ऑप्शन? टेक योर टाइम, and why I'm saying that write it, so you must have the pen and paper with you even in the actual venue, so they will provide the pencil and the extra paper just to make a little bit calculation। तो here भी अगर आपके पास पेन और पेंसिल हो तो always keep with you and you can also write this question। तो let's see कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अब मुझे इसका आंसर में हेल्प क्लिक करना चाहिए। यू डोंट हैव एनी आइडिया, एम आई राइट? जी इस दफा आपको कोई गैस नहीं कर पा रही, ऐसे ही है? जी हाँ, लेकिन अब इसमें ये है कि ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट ये लिमिट्स थी। हमने इसकी हेडिंग में पढ़ा था कि सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। सो हेयर द राइट आंसर इज ई। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये जूमिंग में आपको नजर आ रहा है ये? जी अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन या इसके प्रूफ में नहीं जाते। प्रूफ इन योर बुक इज आल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेवल, but we will have to keep this thing in mind when this is the 1 plus x और 1 over x। तो ये ज़रूर अपनी बुक को कंसल्ट कीजिएगा और इसको देखिएगा। इस तरह की लिमिट्स बहुत सारी हैं, और बहुत सारी में से यकीनन 2-3 तो फिर आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए आपने सारी लिमिट्स को एक दफ़ा अलग पेपर लिख के और उसको एज ए फार्मूला याद रखना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन या इसके प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
हमें सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर्स पता होने चाहिए फॉर्मेट के लिहाज से, ठीक है। जी अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन भी मैंने जूम किया हुआ है, तो यू कैन रीड दिस एंड यू कैन गो फॉर दिस सॉल्यूशन। मतलब चॉइसेस तो है ना, लेबनिज, यूलर, जी न्यूटन और लैंग्रेज। इसका ए अल्फा पार्ट। यानी ए पार्ट है, यानी कि जी 7 क्वेश्चन क्या है, द नोटेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स वाज इन्वेंटेड बाय विच जेंटलमैन? लेबनीज। Leibniz. So if you are not sure about that, so अच्छा प्लीज एक दफा आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं एक कॉल सुन लूँ तो। ठीक है। अच्छा, तो मेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, एनी हाउ ये आपने आंसर सोच लिया होगा इसका, तो आपका ऑप्शन क्या था? लेबनिज। जी ओके, अल्फा पार्ट। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फंक्शन और लिमिट्स और डेरिवेशन पे काम किया है। तो अब इसका आंसर जो है ना, यूलर है। तो ये यूलर है, इसने डिफरेंशिएशन की नोटेशन भी 4 किस्म की हैं। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था, और इसको फिर एफ प्राइम, और किसी ने डी वाई बी डी एक्स लिखा, किसी ने कैपिटल डी लिखा। तो इसको फिर आप रीचेक कीजिएगा, ठीक है। जी मे बी लेबनिज की जो नोटेशन हो वो ज़रा डिफरेंट हो, उसकी जी इन चारों की 4 नोटेशंस जो है ना डेरिवेटिव के बारे में भी हैं। तो मे बी अगली दफ़ा आपको डेरिवेशन की ऑप्शंस के बारे में पूछ लिया जाए कि विच वन इज सजेस्टेड और नोटेटेड बाय आउट ऑफ दीज 4 मैथमेटिशियंस। एनी हाउ, ये इस तरह की, मतलब ये दिस इज नॉट जस्ट वन क्वेश्चन, ये पूरी एक क्वेश्चंस की फैमिली है। तो आप नोटेशन भी इम्पोर्टेंट है कि आपको नोटेशंस भी देखनी चाहिए, ठीक हो गया। जी अच्छा, हम जी क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे ख्याल है आपको विजिबल है इस जूमिंग में, तो इफ यू कैन जी रीड दिस। f of x is equals to x square minus 2x plus 1, then f of 0 is equals to 1. इज इक्वल टू 1। तो आपने जी इसको कैलकुलेट कर लिया होगा, और मुझे लगता है जी कि अगर आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दिए हैं 0, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्योंकि इसमें जस्ट हमने x की वैल्यू रिप्लेस करनी थी विद 0, 0 and you can जी get the answer. Anyhow, so this was what we can say the first screen, and we are just moving to the next. So इसमें हाँ जी, नेक्स्ट हमारी स्क्रीन आ गई। तो मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसमें चलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है इसमें हमारी इसमें, चलिए ये था, और ये हमारी नेक्स्ट स्क्रीन आ गई। तो मेरे ख्याल में आपको चॉइस भूल गया होगा। चलो एनी हाउ, तो नाउ इट्स विजिबल। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9। When we say that f is a function from set x to set y, then set x is called? 4 ऑप्शंस हैं: डोमेन ऑफ एफ, जी रेंज ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, एंड डी इज नन ऑफ दीज। domain of f. डोमेन ऑफ एफ,
तो मेरा ख्याल है ये भी आपका आंसर ठीक नज़र आ रहा है। और चूंकि ये पहले भी फ्लैश हो गया था हमसे, लेकिन एनी हाउ कोई मसला नहीं। तो इसको मैं ज़रा इस बार को थोड़ा मूव, हाँ यस, तो जब क्लिक करेंगे तो ए ही आएगा। गुड। तो डोमेन, और दूसरा अगर वाई के बारे में पूछा जाए तो फिर आंसर क्या था? अगर y तो range। रेंज। ठीक है। तो कैन यू रीड द क्वेश्चन नंबर 10, और मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा? नहीं, सही है। सही है। आप लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही हैं या मोबाइल की? लैपटॉप। ओके, प्लीज रीड द The 10। जी The term function was recognized by dash to describe the dependence of one quantity to another. ये वाला लेबनीज है। ये लेबनिज है। चलिए ठीक है। तो ये फिर वही आ गया, यूलर आ गया। द टर्म फंक्शन वाज, बुक में तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लेबनीज लिखा हुआ है कि अच्छा उसने रिकॉग्नाइज चलिए ओके, एनी हाउ इसमें मतलब आप थोड़ा इस टॉपिक को एक दफा देखिएगा और फिर मुझे मार्क करके ना व्हाट्सएप कीजिएगा। आई विल करेक्ट दिस, किया। बिकॉज अब किस तरह से लिखा हुआ है, किस बुक को कंसल्ट किया उन्होंने, बट एनी हाउ हम इसको रीचेक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 11। If f of x is equals to x square, then range of f is यस, 4 ऑप्शंस आर गिवन। 0 and infinity, alpha। यानी कि यू आर गोइंग फॉर ए ऑप्शन, यानी इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगी। तो कोई मसला नहीं, हम इसको अब यस, अब इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसकी रीज़न मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि एक्स को तो आप जो वैल्यू भी पुट करेंगे इसमें, 0 पुट करेंगे फिर भी जी आंसर आएगा। और माइनस इन्फिनिटी का ये ओपन एंड है। ओपन एंड मीन कि इसमें इन्फिनिटी जो है इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे तो तभी जाके वो x स्क्वायर होगा। आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिसमें इन्फिनिटी हो, मसलन 1/0 या कोई ऐसी डिजिट जिसको 0 से डिवीजन आ रही हो, तो यू कैन नॉट पुट दैट। एनी हाउ, that was the objective, and I'm sure that now you are getting the question number 12 also. Please read this one. If f of x is equals to x square over x square minus 4, then domain of f is all real numbers except 0, all real numbers except minus 2 and 2, and only positive real numbers. Okay, तो इसमें यह होगा कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि डोमेन इनकी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है All real numbers, all all real real, numbers except minus 2 and 2. और यस, सो एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसमें फिर 0 आने के चांसेस होते हैं। जी जी तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, और ये सही है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल मैच कर गया है हमारे क्लिक के साथ। और जी अब क्वेश्चन नंबर 13 है, तो देखिए ज़रा 13 को। If a graph expresses a function, then a vertical line must cut through at 1 point only, 2 points, more than 2 points, and no point. हाँ, इसमें अगर आप देखें तो वर्टिकल टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको हम कहते हैं। जी The graph must cut at 1 point only. एट 1 पॉइंट ओनली, क्योंकि ये एक टेस्ट है कि जब आप फंक्शन को ड्रॉ कर लें उसका ग्राफ, तो उसमें एक पॉइंट पे अगर वो कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर उस ग्राफ को एक आपकी वर्टिकल लाइन में, वो इसमें बड़ा क्लियर कट बुक में भी है। एनी हाउ, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज 14, प्लीज। If f of x is equals to x when 0 is less than or equal to x or less than or equal to 1, or x minus 1 when 1 is less than x or x is less than equal to 2, जी then domain of f is. हाँ,
तो आपने डोमेन देखनी है इसकी। जी। वन एंड टू। 1 and 2। अच्छा चलिए देख लेते हैं कि 1 and 2 यानी कि आपका ऑप्शन सी है, और मुझे लगता है कि इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, बट 0 2 भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि 1 and 2 वाई नॉट 1 and 2। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपसे मिस्टेक हुई है, ये देखिए इक्वल टू भी तो है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन यू कैन टेक दिस फंक्शन। अब आपको लग रहा है? जी। तो अगर तो ये एक साइन x इज जी। ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ होता यहाँ पे, तो ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यू आर इंक्लूडिंग 2, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे 2 है, जी। लेस और इक्वल, बट हेयर इट इज आल्सो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आपको साइन ऑफ इक्वलिटी नजर आ रहा है या वैसे कोई मिस्टेक नजर आ रहा है ना? नहीं, सही है। जी। अब मैंने इसको जूम कर दिया, मेरे ख्याल है अगर साइन ऑफ इक्वलिटी आपको नजर आ रहा है तो योर चॉइस मस्ट बी 0 2 होना चाहिए। और 1 कब होगा? अगर जी। ये साइन ऑफ इक्वलिटी आपको नजर ना आ रहा हो या उन्होंने डाला ही ना हो। ऐसे ही है। जी। तो जी। चूंकि इस फंक्शन में x वैल्यू हो सकती है इफ यू आर गोइंग इन बिटवीन 0 to 1, और x-1 हो सकता है इफ यू आर गोइंग बिटवीन 1 and 2। 1 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें देखें कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 करेंगे तो ये 0 है, तो इसलिए लेस देन 2, तो जी। इसमें 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हम जी। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें, आप पढ़िए प्लीज। The graph of a linear equation is always a straight line. तो आपका आंसर क्या है? Alpha straight line. गुड। सो ये बिल्कुल सही है, और इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ये आ गया स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं फिर अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा हम अभी दूसरे पेज पे हैं, और इसमें इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में, चलिए आप पढ़िए जरा। 16 क्वेश्चन है। The domain and range of the identity function 1 ratio x is equals to tends to x is x. x यानी डोमेन और रेंज इज द सेम। तो जी। बिल्कुल आपका आंसर सही है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, और आगे हम इसको एक्सपेंड करते हैं क्लिक करने से पहले ही। तो एक क्लिक तो ऑलरेडी हुआ है बेटा। एनी हाउ 17 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। The linear function f of x is equals to ax plus b is constant function if constant function का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। एफ एक्स इज सम कांस्टेंट ओनली। तो फिर when a is equals to 0. हाँ यस, ए इज इक्वल टू 0 हो तो वो तो एक्स 0 हो जाएगा, और इसमें बिल्कुल सही है। देखिए आंसर आपका सही आ गया। अच्छा लास्ट जी। क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा। इसमें हमारी एनिमेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। एनी हाउ आप कोई जी। मसला नहीं, ये चॉइस इज गिवन, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए प्लीज। The linear function f of x is equals to ax plus b is identity function if हाँ, इफ बी आंसर दिया हुआ है, बी को आप जरा एक्सप्लेन करें, व्हाई वी आर गोइंग फॉर बी। अगर क्या कहते हैं a 1 हो जाएगा तो हमारे पास आंसर x हो जाएगा, क्योंकि b 0 होगा और x क्या कहते हैं f of x का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। हाँ, उसी के ऊपर ही वो उसका यानी कि जी। इमेज भी वही आ रहा है। तो एनी हाउ वी हैव 10 more minutes, एंड व्हेन दिस विल बी फिनिश सो वी विल एंड अप दिस। आगे नमाज का टाइम भी है। एनी हाउ अभी हमारे पास टाइम टोटल 10 मिनट रह गए हैं, तो वी आर वेरी क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट इज द 19th क्वेश्चन। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये पढ़िए 19th पढ़िए, और इसमें थोड़े से हमारे क्लिक्स डिस्टर्ब हो। एनी हाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल दिस। If y is equals to cos x and domain is equals to r, then range is. रेंजेस। अब ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और हाउ, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन, बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी क्यों नहीं हमने लिए। मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं पता, लेकिन चलो आंसर तो यहाँ पे भी दे दिया गया है। तो आप वहाँ पे चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन गो जी फॉर एनी ऑप्शन। अगर आपको नहीं भी पता, तो इफ़ यू आर क्लिकिंग, तो बाई चांस वो करेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाई चांस इसकी एनिमेशन डिस्टर्ब है और करेक्ट आंसर पे ऑलरेडी बॉक्स आ गया है। तो मैं इसको जी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम कॉस साइन टेंजेंट कुछ भी लेते हैं, तो हमें विद इन 360 डिग्री रहना पड़ता है, पता है ना आपको, कि जी 0 से लेके 360 डिग्री तक आएंगे, उससे आगे जाएंगे फिर वो 360 मतलब ऐड होते रहेंगे, जितना मर्जी घूमते रहें, घूमेंगे 360 में जी ही। ऐसे ही है। तो आप जी आपके पास कैलकुलेटर भी, और यू कैन रीचेक आल्सो दिस, कि इन 360s में, यानी 0 से लेके 360s के किसी मल्टीपल में भी, या 0 से लेके 360 कोई भी एंगल ले लें, तो आपका आंसर जो है, रेंज तो आंसर है ना, तो आंसर जी आपका या -1 आएगा या 1 आएगा, या इनके दरमियान में कोई आएगा। जी देखें, 1 कब आता है, जब 360 हो, कास कास की मैं बात अगर करूं, और -1 कब आता है, जब 180 हो। ऐसे ही है। जी तो y इज इक्वल टू कास एक्स ना। तो कास जो है, अब मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी या तो 0 पे है या 360 पे है, ऐसे ही है, 1 जी आता है। और मिनिमम वैल्यू -1 कब आता है, जब इसका एंगल 180 हो। ठीक है। और इसके दरमियान जी में जितने भी एंगल्स हैं, उस पे 0 पॉइंट समथिंग दिस 0.778, 0.68, 0 पॉइंट दिस। तो इसका मतलब है कि रेंज जो है क्या होगी। -1 and 1. और फिर साइन का अगर पूछ लिया जाए नेक्स्ट टाइम, ये तो काज का पूछ लिया ना, जी तो रेंज का क्या होगा, और साइन का ही रेंज क्या होगी। sin. y इज इक्वल टू साइन एक्स हो और रेंज के ऑप्शन दिए हुए हों, फिर क्या? साइन की वैल्यूज भी इन्हीं दो के दरमियान नहीं रोटेट करती, या जी -1 होगी, 1 और -1. जी या 0 होगी, या 1 होगी, या -1 होगी, या 0.5 होगी, या 0.8867 होगी। मतलब इनकी वैल्यूज कभी भी इन दो लिमिट्स के आगे नहीं जा सकती। तो रेंज तो यही होगी ना, जहाँ पे उसकी वैल्यू फॉल करेगी। हम डोमेन की बात नहीं कर रहे। डोमेन में तो आप कोई एंगल भी ले सकते हैं, 1000 का एंगल ले सकते हैं, 750 का ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव। हम तो रेंज की बात कर रहे हैं कि आफ्टर अप्लाइंग दिस जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसाइन एक्स और साइन एक्स और टेन एक्स व्हाटसोएवर, तो आपकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, यानी कि रेंज क्या आएगी। रेंज का मतलब जो आंसर आएगा वो इन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान होगा। एनी हाउ, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है, जिसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आपने जरा इसको पढ़ना है। if y is equals to tangent x, then domain is equals to x belongs to R. X is not equal to n plus 1 into pi by 2, where n is an integer. Then range is. ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो इसकी वजह जी ये है कि जब आप टेंजेंट का फंक्शन लेते हैं, और डोमेन आपको उसने डिफाइन कर दिया है कि आपने एंगल वो लेना है जो रियल से बिलोंग करता हो, लेकिन वो π/2 का ऑड मल्टीपल ना हो। π/2 का ऑड मल्टीपल और. ना, ऐसे ही है ना। अब देखें, जी π/2 का ऑड मल्टीपल का मतलब है कि π/2 वाले कहीं पे आता हो, या तो π/2 हो अगर आप 0n को पुट करते हैं, और n को अगर आप 1 पुट करते हैं, तो 3π/2, 3π/2 नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे फिर cos 0 है, ऐसे ही है ना, क्योंकि टेंजेंट साइन जी और cos होता है ना। और यहाँ पे ऑड मल्टीपल के, यानी π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, π/2 हो, 3π/2 हो, 5/2 हो, 7π/2, कोई भी ऑड मल्टीपल π/2 का होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, पता है ना, ऊपर पैरेलल।
वो वर्टिकल जी लाइन पे, ऊपर या नीचे, नेगेटिव होगा तो नीचे। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे कॉस जीरो होता है, पता है आपको? जी यहाँ पे कॉस जीरो होता है ना। तो कॉस जब जीरो होगा तो कॉस जीरो होने की वजह से क्या होगा कि वो अनडिफाइन हो जाएगा, जीरो से डिवीजन ही ना हो सकती टेंजेंट की। तो इसके जी अलावा तो कोई भी नंबर आ जाए। अब आप लेट्स सपोज अगर आप साइन और कॉस किसी एंगल का मालूम करते हैं, तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, 0 पॉइंट समथिंग दिस दिस दिस। तो उसमें ऑल रियल नंबर्स होते हैं। अगर रेंज उसकी डोमेन ये एक्सप्लेन कर दी जाए, तो फिर तो आप जो भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास रियल नंबर ही आएगा। ये समझ आ गई बात आपको? जी क्योंकि वन और माइनस वन को या किसी भी चीज को आप डिफाइन करें तो कुछ ना कुछ वो उसका रियल नंबर ही आएगा, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना आए। नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव ही रियल नंबर होता है। लेकिन डोमेन में ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वरना हम इसको इन्फिनिटी भी कह सकते थे। इन्फिनिटी भी इसका आंसर आ सकता है जब जीरो से डिवाइड हो रहा हो पास से। तो एनी हाउ, अगले का चॉइस ओपन नहीं है, इसमें यू विल हैव टू थिंक आल्सो। तो पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर जी 21। If y is equals to secant x, domain is equals to x belongs to R, x is not equal to n plus 1 pi by 2, where n is an integer, then range is -1 and 1. तो अब आपने बताना है कि B क्या part, रेंज आ सकती है। B part -1 and 1. तो आपका चॉइस है बी। जी तो लेट्स सी, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये तो चांस आंसर आ गया है डी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। अब देखिए, इसमें रियल नंबर में से सिर्फ -1, ठीक है, और +1 को माइनस कर दिया है। और उसकी रीजन ये है कि आप सीकेंड ले रहे हैं ना, सीकेंड किसका रिवर्स होता है, यानी cos रेसिप्रोकल का होता है कॉस का। और इसकी डोमेन में ये कहा गया है कि इसमें आपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लेना एंगल। तो फिर इसकी रेंज देखिए कि आप सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर रेंज इसकी हो सकती है। लेकिन इसमें चूंकि ये कास का रेसिप्रोकल है, तो इसमें ये दो, यानी -1 भी हो सकता है, ये ओपन एंड है, और +1 इसके दरम्यान जो पॉइंट्स होंगे वो नहीं होंगे, वहां पे ये फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है और ऑड का, यानी ऑड π/2 का। तो इस तरह से है। यानी आओ, हम अगर क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, तो प्लीज देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 22। If y is equals to cot x, domain x belongs to R, x is not equal to n pi, where n is an integer, then range is. हाँ, अब इसमें चूंकि कॉट है तो कॉट होता है कॉज ओवर साइन, और साइन आपको पता है कि पाई के मल्टीपल पे, चाहे 2 पाई हो, 3 पाई हो, 1 पाई हो, कुछ भी हो, वहाँ वो ज़ीरो हो जाता है। तो कॉट यानी इसके पॉसिबल नहीं है कि आप यू वाला एंगल लें जिसमें पाई का कोई मल्टीपल आ रहा हो। तो ये तो रेंज, तो अब इसके ये तो डोमेन हो गई कि एंगल पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सारे नंबर हो सकते हैं सिवाय पाई के मल्टीपल के। तो जी फिर रेंज क्या होगी? uh, अब रेंज होगी वाई, तो वाई फिर किसके दरम्यान लाई करेगा? y is less than or equal to 1, or y is greater than or equal to -1 यानी theta. आपका है कि वाई इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, यही कह रहे हैं आप? बी ऑप्शन कह जी रहे हैं? जो B part है, जो equal to or less than 1. अच्छा, बी वाला, यानी इसमें बी जी आपका ऑप्शन है। ओके, जी इसको हम एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। आंसर इज ऑल रियल नंबर। तो इसमें ऑल रियल नंबर इसलिए आ गया है कि ऑल रियल नंबर तो इसलिए आ गया कि इसमें हमने